हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। नीट पीवाईक्यूज के इस सीरीज में आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एटॉमिक माइंड्स पर जाकर के देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, असर्शन गिवन है और उसका रीजन गिवन है। आपको बताना है कि क्या इसमें से सही है। असर्शन में क्या है कि देखो यहाँ पे आपको दो एल्किल हैलाइड दी हुई है, एक एल्किल आयोडाइड है और एक एल्किल क्लोराइड है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से SN2 रिएक्शंस कौन सा फास्ट देगा, एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड। और इसका रीजन दिया है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और यहाँ से I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर एल्किल क्लोराइड पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा। और अब I- और Cl- में से I- ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आयोडीन की जो साइज होती है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं। कैसे? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप में है। तो अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। इसका मतलब आयोडीन की साइज ज्यादा है इन कंपेयर टू फ्लोरीन। और हम ये जानते हैं कि अगर साइज ज्यादा होती है तो उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए I- मोर स्टेबल है। अब I- यहाँ पे मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शंस की जो रेट होगी वो भी ज्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, क्योंकि बोला गया है कि एल्किल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन एल्किल क्लोराइड, है ना। तो ये दोनों assertion और reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। तो इसमें क्या है, both A and R are true। R is the correct explanation of A। Option C is correct option here। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये एक रिएक्टेंट गिवन है, इसका रिएक्शन करवाया गया है CH3MgBr। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक न्यूक्लियोफाइल होता है CH3 नेगेटिव और उसके बाद H3O+ से रिएक्शन करवाया गया है। अब देखो CH3 नेगेटिव, यहाँ पे इसके पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। पहला तो ये यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड सेंटर है इसके पास साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे भी ये कार्बन पे अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसका मतलब CH3 एक्सेस में गिवन है तो ये दोनों साइड पे अटैक कर सकता है। क्या बनेगा देखो, दोनों साइड पे अटैक में करवा के देखती हूँ। सिंगल बॉन्ड OMgBr, क्योंकि O नेगेटिव बनेगा और Mg के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये आकर के इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे CH3 अटैक किया हुआ है इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन है। कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब यहाँ पे आके एक CH3 जुड़ गया, उसके बाद मान लो यहाँ पे आकर के CH3 से अटैक हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और निगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे भी MgBr आकर के लग जाएगा। ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब लास्ट में क्या है, H3O+ से रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, वर्कअप का काम होता है। वर्कअप में क्या होता है, OMgBr ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन लग जाएगा, मतलब ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन रहा है देखो यहाँ पे, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड, CH3 OH, सिंगल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड,
कार्बन C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में गिवन है? देखो यहाँ पे दोनों OH गिवन है, इसलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं। यहाँ पे दोनों कीटोन गिवन है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे एक OH है लेकिन CN से रिएक्शन नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक तो OH है और दूसरा कीटोन है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज। आपको ये एल्किल ब्रोमाइड गिवन है, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH प्लस हीट के प्रेजेंस में करवाया गया है। ए बनता है जिसका रिएक्शन HBr से करवा के बी बनता है, और फिर एक्वस KOH से रिएक्शन करवाने के बाद सी बनता है। आपसे पूछा है कि सी क्या होगा, है ना। देखो पहले क्या, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाया गया है। हम सभी जानते हैं कि अगर अल्कोहलिक KOH के साथ हीट गिवन होता है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होगा? E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे CH2 Br लगा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा हाइड्रोजन ये है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन का निकल जाएगा और HBr बाहर निकलेगा। कैसे? यहाँ पे H आया और Br माइनस HBr बाहर निकल गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसमें HBr का रिएक्शन हो रहा है। HBr अगर एल्कीन पे रिएक्ट करती है तो यहाँ पे एडिशन होता है HBr का। कैसे होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोलते हैं कि निगेटिव पार्ट जो होता है, ये जैसे Br निगेटिव है ना, तो वो उस साइड ऐड होगा जिस साइड हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे ये देखो एक हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन है, तो हमें Br कम हाइड्रोजन के साइड ऐड करना पड़ेगा, यानी बीच में ऐड हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा CH3। नेक्स्ट गिवन है एक्वस KOH। एक्वस KOH अगर गिवन होता है तो यहाँ पे रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है ना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो Br के प्लेस पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। कैसे? CH3 CH CH3 OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट C हो गया। अब इसमें क्या है? 1 2 3 तीन कार्बन की चेन है, मतलब प्रोप, और दो पे OH लगा हुआ है, मतलब प्रोपेन टू ऑल। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड। यहाँ पे आपको टोलुइन गिवन है जिसका रिएक्शन करवाया गया है X2 के साथ Fe डार्क, और इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग हेलोएरीन्स प्रोडक्ट ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन व्हेन X इज। देखो अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे X जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ Cl पॉजिटिव, ये रहेगा और यहाँ पे अटैक होगा, एल्कीन इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगी और या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे Cl का एडिशन हो जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा उससे, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो Cl2 और Br2 है, ये दोनों तो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो I2 होता है इसको रिएक्ट आसानी से नहीं कर पाता है। अब I+ बनने के लिए आपको I2 को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे कि HNO3 ले सकते हो, H2O2 ले सकते हो। ये अगर आपको रिएक्शन में I2 के साथ HNO3 और H2O2 गिवन है, तभी आप ये रिएक्शन करवा सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
लेकिन अगर आपको ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं गिवन है तो I2 भी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चंस में कि ऐसा कौन सा हैलोजन है जो हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। या तो ये क्या करेगा कि आपको एक ही जगह सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो ये एक जगह नया सब्स्टिट्यूशन करवा के सभी जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस करके और खुद अटैच हो जाता है, या फिर ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। अब देखो SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा SN1 की जो रेट होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर देखो यहाँ पे Br निगेटिव बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ से Br निगेटिव निकला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इधर निकला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ से निकला तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब इन चारों स्ट्रक्चर में देख करके आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? अगर मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटायन तो उसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए। तो इन सब में आप देख सकते हो कहीं भी कार्बोकेटायन हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट देखोगे रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस हो रहा है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, इसमें तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 1 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन तो क्या इसमें एल्कीन पे जो कार्बोकेटायन है वो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि जो एल्कीन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन इसका, है ना। sp2 मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब कि नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ कार्बन में होगा और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन सी को तो आपको पहले ही कट कर देना होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। कैसे? अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस चलाएं तो इस तरीके से डबल बॉन्ड का रोटेशन होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। तो हमें यही देखना था कि किसमें रेजोनेंस हो रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन डी में रेजोनेंस है, इसलिए ऑप्शन डी में कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसी में SN1 रिएक्शन जो होगी वो फास्टेस्ट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको ये एल्किल आयोडाइड गिवन है, इसका रिएक्शन करवाया गया है NaCN के साथ। अब NaCN यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड गिवन है और NaCN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 रिएक्शन देगा, है ना। अब SN2 रिएक्शन देगा तो क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH2 और आयोडीन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाएगा? CN। यहाँ पे अटैक किया और इसको बाहर कर दिया, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लग गया। अब नेक्स्ट है, इसका रिएक्शन किया गया है OH निगेटिव की पर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो OH निगेटिव है ना, ये आकर के किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक किया, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन रहा है? CH3
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे H+ भी होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो इधर बनेगा ये H+ यहाँ से लेकर के वो NH हो जाएगा। और क्या यहाँ पे आके लग रहा है, OH लग रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म में CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। अब इसके बाद रिएक्शन है किससे, NaOH के साथ और Br2 के साथ। NaOH Br2 का रिएक्शन अगर हम इससे करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, NaOH Br2 से रिएक्शन करवाते हैं अमाइड का, तो इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O को हटा करके डायरेक्ट NH2 को यहाँ कार्बन से ऐड कर दिया जाता है। किस तरीके से, देखो CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होती है और यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन हो चुका है। यहाँ पे सॉरी 4 कार्बन की चेन होती है और यहाँ पे 3 कार्बन हो चुका है। इसका मतलब एक कार्बन का लॉस हो गया है ना। तो यहाँ पे किसमें गिवन है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है इसीलिए, और एमीन है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल एमीन, है ना। ये प्रोपाइल एमीन फॉर्म हो गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which among the following reaction of alkyl halide produce isonitrile as the major product? अब देखो दो चीज होती है, एक होता है आइसोनाइट्राइल या फिर इसको आप बोल सकते हो आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से जैसे R से अगर डायरेक्ट N जुड़ा हो और C बाद में हो तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। और अगर साइनाइड क्या बोलते हैं, जैसे अगर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से RCN हो तो इसको बोलते हैं साइनाइड, है ना। तो हमसे पूछा है कि किसमें एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके आइसोनाइट्राइल का फॉर्म होता है, मतलब RNC का फॉर्मेशन किसमें होगा। तो ये हमेशा जान लो कि अगर AgCN गिवन है तो बस इसके केस में ही आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, अगर इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से करवाई जा रही हो, बस केवल AgCN के केस में। और बाकी सब में जैसे HCN है तो इसमें भी साइनाइड का ही फॉर्मेशन होगा, RCN। यहाँ पे AgCN है तो इसमें RNC का फॉर्मेशन होगा। KCN में भी RCN का फॉर्मेशन होता है और NaCN में भी RCN का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा गया है कि किसमें आइसोनाइट्राइल फॉर्म होगा, तो ऑप्शन बी में ही केवल आइसोनाइट्राइल फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट हियर। Choose the correct sequence of reagent in the conversion of 4-nitrotoluene to 2-bromotoluene। आपको 4-nitrotoluene, देखो क्या होता है 4-nitrotoluene से बनाना है, क्या बनाना है, 2-bromotoluene। आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है ना। आपको यहां से 2-bromotoluene बनाना है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो आप Br2 से रिएक्शन करवाते हो। अब Br2 से रिएक्शन करवाओगे क्या होगा कि ये ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, Br इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ऑर्थो पोजीशन पे Br का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको रिडक्शन करवा दिया है Sn प्लस HCl। ये देखो Br2 के बाद Sn HCl से रिडक्शन करवाया गया है। अब रिएक्शन करवाने पे क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है।
और Br और CH3 एज इट इज रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवाया। NaNO2 HCl से रिएक्शन करवाने के बाद डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस, और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और Br और CH3 एज इट इज रह जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवा दिया गया है H3PO2 के साथ, तो यहाँ पे N2Cl के प्लेस पे हाइड्रोजन आ जाता है, यानी कि 2 ब्रोमो टोलुईन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही हमें चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एल्किल क्लोराइड गिवन है और इसका रिएक्शन करवाया गया है KCN, देन H2HCl, देन Br2 रेड फॉस्फेरस और फिर H2O के साथ। आपसे पूछा है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो इसके साथ अगर KCN का रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और Cl के प्लेस पे Cn आकर के जुड़ जाएगा। उसका रिएक्शन करवाया गया है H2O HCl के साथ। अब ये हाइड्रोलिसिस होती है, इसमें क्या होता है कि जो Cn होता है इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिएक्शन करवाया गया है Br2 रेड फॉस्फोरस के साथ। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, हेल्होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे, उसको ब्रोमीन रिप्लेस करके खुद वहां पे ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। यही हमसे पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो किसमें है, ऑप्शन सी, बी ऑप्शन में यहाँ पे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे Mg ड्राई ईथर, फिर इंटरमीडिएट और D2O का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो अगर आपको मैग्नीशियम दिख जाता है और आपको एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड सिंपली बोलो वो दिखेगा, तो वो उसमें इंसर्शन रिएक्शन शो करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास एल्किल क्लोराइड भी गिवन है और एल्किल ब्रोमाइड भी गिवन है, तो मैग्नीशियम का इंसर्शन कहाँ पे होगा, है ना। तो ये देखो मैग्नीशियम का इंसर्शन वहां पे होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अगर मैग्नीशियम इंसर्ट करता है तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और Cl के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इधर भी Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर CH3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो Br नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि Cl नेगेटिव, तो Br नेगेटिव अभी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है तो Br नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा Cl नेगेटिव के कंपेयर में, इसीलिए जो मैग्नीशियम का इंसर्शन होता है वो Br के साइड होता है। देखो कैसे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे Cl एज इट इज रह जाता है और इधर आ जाएगा मैग्नीशियम और Br, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका रिएक्शन हुआ है D2O के साथ, D पे पॉजिटिव चार्ज, OD पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कार्बन होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो आकर के अटैक किया D पे और फॉर्मेशन हो गया एक ड्यूटरेटेड प्रोडक्ट का और Cl एज इट इज रह जाता है। देखो क्या किसी में ऐसा गिवन है, ऑप्शन ए में ही गिवन है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओ कंपाउंड ही नहीं लिखा है, तो देखो जैसे मैं सबका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एराइल हैलाइड कैसा होता है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको एराइल हैलाइड बोलेंगे। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे
CH2X लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्डेड ये जो कार्बन है ना, इससे अगर जो इससे लगा हुआ जो कार्बन है उससे अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको एलाइलिक, इसको सिंपली तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड X, ये भी एलाइलिक हैलाइड ही होता है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन लगा होगा तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग से CH2 और लास्ट में हैलोजन लगा होगा तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें आपको HBr के साथ एल्कीन का रिएक्शन करवाया गया है और साथ में परऑक्साइड गिवन है। तो परऑक्साइड गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे एंटी मोरकोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मोरकोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे H प्लस Br निगेटिव है तो निगेटिव पार्ट उस साइड जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब CH2 साइड। इधर हाइड्रोजन एक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट उस साइड जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, तो मतलब दूसरी वाली साइड। क्या बन रहा है? CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। The major product formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene. The product formation is based on, अब देखो क्या होता है कि देखो क्या 2-ब्रोमोपेंटीन 1 2 3 4 5 2-ब्रोमोपेंटेन का रिएक्शन करवाने के बाद हम इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएं और पेंटीन का फॉर्मेशन हो गया, है ना, 2 पेंटीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं, हक्कल रूल तो एरोमेटिसिटी में पढ़ा जाता है, हुन्स रूल भी नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा जाता है। अब है सेटजेफ रूल और हाफमैन रूल। यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 पेंटीन का फॉर्मेशन हुआ मतलब मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि 1 पेंटीन भी फॉर्म हो सकता था। तो अगर लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाफमैन रूल से एल्कीन फॉर्म हुई। लेकिन अगर मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्म हो रहा है तो वहां पे सेटजेफ रूल फॉलो हुआ। तो इस केस में मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे सेटजेफ रूल फॉलो होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड कोई भी लेकर के चलो आप, उसका रिएक्शन आप करवाते हैं सोडियम के साथ, प्रेजेंस ऑफ जैसे एल्किल हैलाइड का आपको 2 मोल लेना पड़ेगा और इस रिएक्शन के बाद आपको एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आपको बाहर निकल गया NaX 2 मोल प्लस R और R, ये एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि अगर आप एक कार्बन का एल्केन लेकर के चल रहे हो तो आपको 2 कार्बन का एल्केन मिलेगा, 2 का लेके चल रहे हो तो 4 का मिलेगा, है ना। तो आपको इवन नंबर में हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शंस में देखो जिसमें ऑड नंबर में प्रोडक्ट गिवन होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन का फॉर्मेशन हो सकता है ना, क्योंकि इवन नंबर है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। एन हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, अनसिमेट्रिकल है, अनइवन है, तो ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, 7 कार्बन का चेन सिमेट्रिकल नहीं होता है। ब्यूटेन का फॉर्मेशन अगेन हो जाएगा तो इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हेक्सेन भी फॉर्म हो सकता है तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene is, अब देखो इसमें क्या है, अगेन 2-bromopentane to pent2ene, ये अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, HBr बाहर निकल जाएगा।
उसके बाद जेड-सेव या सेट-जेव रूल, अभी मैंने बताया कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन सेट-जेव रूल का फॉलो करती है, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, उसके बाद जेड-सेव रूल, उसके बाद क्या होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है और हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है, इसलिए बोलेंगे डिहाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, हैलोजन मतलब बीआर। तो यहाँ पे HBr बाहर निकल रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो सी भी सही हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, तो यहाँ पे वाटर तो रिमूव हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब डी तो गलत हो जाएगा, मतलब A B C ही सही होगा। किसमें दिया है ACD BCD ABC, डी ऑप्शन में ABC गिवन है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, द प्रोडक्ट C इज। अब देखो, जब इस तरीके से आपको दे दे और आपको स्ट्रक्चर ना पता हो तो आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने से क्या फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या रिंग प्रेजेंट है, और उससे क्या होता है कि आप आसानी से स्ट्रक्चर बना लोगे। अगर वरना फिर ऐसे बनाने जाओगे तो आप या तो सिंगल चेन ऐसे करके 7 कार्बन की बनाओगे, उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2। यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है 7, +1 माइनस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 8 बाई 2। ये कितना हुआ 8 माइनस 4, आ गया 4। अब देखो, अगर आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 आ रहा है तो ये हाई चांस है कि आपके पास बेंजीन रिंग ही आपका होगा। कैसे, क्योंकि देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि या तो आपके पास रिंग प्रेजेंट होगी या फिर आपके पास क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, है ना। और बेंजीन में क्या है 3 डबल बॉन्ड होता है ना, और 1 क्या होता है रिंग होती है, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 होता है और हमें 4 आया भी है, इसलिए हाई चांस है कि ये बेंजीन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन का ही स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे बेंजीन 6 कार्बन हो गया, बचा हमारे पास एक और कार्बन, तो ये CH3 लगा दिया, ये हमारे पास टोलुइन हो गया। अब इसका रिएक्शन करवाया गया है 3Cl2 के साथ और साथ में आपको हीट गिवन है। तो अगर इस तरीके से आपको हेलोजेंस के साथ हीट गिवन होता है, इसका मतलब वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा कि CH3 के प्लेस पे CCl3 आ जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे CH3 के प्लेस पे CCl3 आ गया, CCl3 आ गया। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। उसके बाद Br2 और Fp, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है। यहाँ पे Br पॉजिटिव बनता है और बेंजीन रिंग इस पे अटैक करता है। अब बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी CCl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे लीस्ट इफेक्ट होता है, इसीलिए ये अपने मेटा पोजीशन से अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ CCl3 और यहाँ पे Br आकर के मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। अब अभी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे होता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ब्रोमीन आकर के मेटा पोजीशन पे लग गया, है ना। अब इसका रिएक्शन करवाया गया है जिंक HCl के साथ। जिंक HCl के साथ क्या होगा कि रिएक्शन करके CCl3 फिर से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन एज इट इज रह जाएगा, मतलब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये क्या है मेटा ब्रोमो टोलुइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको ये NaNH2 से रिएक्शन करवाया गया है और आपको पूछा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे NH2 निगेटिव होता है, Na प्लस होता है और यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है।
तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को अटैक किया और ब्रोमीन को बाहर कर देगा। यहाँ पे आपके पास एक एल्काइन बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया OCH3। ये बेंजाइन रिएक्शन अब आपके पास यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन पे अटैक किया है, यहाँ पे NH3 हो गया। अब NH3 का यहाँ पे एडिशन होगा, NH3 आया, अब इसका एडिशन होगा। अब आपके पास NH3 के एडिशन के लिए दो साइट हो सकते हैं। जो बेंजाइन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल आया और ये अटैक करेगा, या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर इधर अटैक कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाता है और पैरा पोजीशन पे बढ़ाता है। और हम जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया लेकर के आ ही रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो मेटा पोजीशन होगा वहां पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसलिए अमोनिया का जो अटैक होगा वो भी मेटा पोजीशन पे होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का अफेक्ट जो होता है वो कम होता है। इसीलिए यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया अटैक किया NH2 और इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, फिर OCH3 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि H भी निकल रहा है और Br निकल रहा है, इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, NH3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन एंड देन एडिशन रिएक्शन, और ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी सेम है और एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। कंसीडर द रिएक्शन, ये आपके पास एल्किल ब्रोमाइड गिवन है, इसका रिएक्शन करवाया गया है NaCN के साथ और CH3CH2CH2CN बना है, NaBr भी बना है। द रिएक्शन विल बी फास्ट एज 10। अब देखो ये जो रिएक्शन होगी ये SN2 रिएक्शन है, पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Br को हटा करके डायरेक्ट उसके प्लेस पे ऐड हो जा रहा है। तो SN2 रिएक्शंस में हम जानते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एथेनॉल ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, CH3 CH2 OH, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसलिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। मेथेनॉल सेम एज इट इज, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। DMF इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब DMF हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, DMF ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अब देखो SN1 रिएक्शन होती है तो वहां पे इन्वर्जन भी होता है और प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है। तो इन्वर्जन का परसेंटेज 51% होता है और इसका 49% होता है। तो इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल रेसिमाइजेशन, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, 100% रेसिमाइजेशन ये नहीं होता है। तो SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विथ HBr, इसका रिएक्शन HBr से करवाया गया है। तो ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।